आयनाइजेशन एनर्जी की ये डेफिनेशन तो हम सबने पढ़ी हुई होगी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एंड गैसेस एटम आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे तो ये काफ़ी हद तक सही डेफिनेशन है और हमें आयनाइजेशन एनर्जी का एक जनरल आइडिया भी दे रही है, लेकिन क्या हमें इस डेफिनेशन में जो कुछ वर्ड यूज़ हुए हैं इनके बारे में कुछ पता है? एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आइसोलेटेड एंड गैसेस एटम क्या होता है और एटम आयन और मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन क्या होती है? ये डेफिनेशन हमें इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बता रही। तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी को सही से समझने के लिए सबसे पहले हम इन 4 पॉइंट्स को डिटेल के साथ समझेंगे। इन 4 कंसेप्ट्स को समझने के बाद हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का एक कंसेप्ट समझेंगे। इसके बाद हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं और साथ ही हम पीरियोडिक टेबल में जो आयनाइजेशन एनर्जी का एक जनरल ट्रेंड है उसे भी देख लेंगे। फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स के ट्रेंड में जो कुछ जगह पर एक्सेप्शंस आती हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे और फिर एंड पर हम ये देखेंगे कि जब हम एक एटम को आयनाइज करते हैं तो हम उस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को किस सीक्वेंस में निकालते हैं और साथ में ये भी देख लेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक करैक्टर का आपस में क्या रिलेशन है। लेकिन शायद आप सोचें कि हम इस एक टॉपिक को इतनी ज़्यादा डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसकी सिर्फ एक रीज़न है कि ये केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स में से एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट है। फ्यूचर में जब आप केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे तो उस वक्त इस आयनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। यानी केमिस्ट्री की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इस वीडियो में मैंने चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो जो ये ब्लू पॉइंट्स हैं आप सिर्फ इन्हें देख लें और बाकी पॉइंट्स को स्किप कर दें। और अगर आप इस टॉपिक को इंटरमीडिएट लेवल तक समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। मैंने कोशिश तो की है कि मैं चीज़ों को जितना हो सके उतना ईजी टू अंडरस्टैंड रखूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए या कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अब हम अपने इस इंपॉर्टेंट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट्स के साथ तो हम सबने खेला हुआ है, इसीलिए अपनी एग्जाम्पल में हम इन्हीं मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं और इनके साथ आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास ये दो मैग्नेट्स हैं। क्योंकि इन दोनों मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स आमने सामने हैं तो इसलिए ये दोनों मैग्नेट्स अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स से कि हम छोटे वाले मैग्नेट को बड़े वाले मैग्नेट से सेपरेट करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमें इस छोटे वाले मैग्नेट पर कोई फोर्स लगाना पड़ेगी ताकि हम इन दोनों मैग्नेट्स की अट्रैक्शन को अपोज कर सकें और इन्हें सेपरेट कर सकें। इन दोनों को सेपरेट करने के बाद हम यही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करते हैं, लेकिन इस बार हम इनमें से एक मैग्नेट को एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट से रिप्लेस कर देंगे। तो अब क्या इस सेकंड केस में भी हमें इन दोनों को सेपरेट करने में उतनी ही फोर्स लगाना पड़ेगी जितनी पहले केस में लगाना पड़ी थी? तो इसका आंसर तो सिंपल है। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट की वजह से उन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग लग रही है, जिसे अपोज करने और इन दोनों मैग्नेट्स को सेपरेट करने के लिए हमें भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी। हम इस सारे प्रोसेस को इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्स्ट केस में इन दोनों मैग्नेट्स को सेपरेट करने के लिए हमारी कम एनर्जी लग रही थी और सेकंड केस में इनकी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन की वजह से इन्हें सेपरेट करने में लगने वाली एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और यही बेसिक कंसेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी का। अगर हम इस स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को एक एटम के न्यूक्लियस से रिप्लेस कर दें और उस छोटे वाले मैग्नेट को एक इलेक्ट्रॉन से, तो अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से आज़ाद करवाना चाहें तो हमें खुद से उस एटम को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होल से आज़ाद हो जाएगा और वो एटम आयनाइज हो जाएगा। और फिर इस सारे प्रोसेस में हमारी जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी उसे ही हम आयनाइजेशन एनर्जी कह देंगे। तो इस एग्जाम्पल को समझने के बाद हमें आयनाइजेशन एनर्जी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो चलें अब हम वन बाय वन आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में जो पॉइंट्स है उन्हें डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले इन पॉइंट्स में बारी आती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। पहले तो हमें यही डिस्कस करना चाहिए कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बात तो हमें इस वर्ड से ही पता चल रही है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एटम के सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इस सोडियम एटम के हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल के सबसे लास्ट सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि सोडियम के हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल में सिर्फ एक सब शेल है, तो उस एक सब शेल में जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वही सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो, बल्कि उस एटम के हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल के सबसे लास्ट सब शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी उस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम इन तीन एग्जांपल्स को लेते हैं। लेट्स से कि हमने इन तीन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पता लगाने हैं। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखेंगे कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला शेल कौन सा है। सब शेल्स के राइट साइड पर जो नंबर्स होते हैं ये बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं और कार्बन के केस में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ 2। अब हमने ये देखना है कि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले सब शेल में सबसे लास्ट वाला कौन सा सब शेल है। तो 2s जो है वो तो फर्स्ट सब शेल हो गया और 2p जो है वो लास्ट सब शेल हो जाएगा।
और फिर इस लास्ट सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसी तरह हम क्लोरीन के केस में करेंगे। पहले क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, उसके बाद हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला शेल पता लगाएंगे, फिर इसके बाद उस शेल का सबसे लास्ट वाला सब शेल पता लगाएंगे, और इसी तरह 3p के 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्लोरीन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें एक छोटी सी कन्फ्यूजन आती है। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट में 3d सब शेल आ रहा है, और शायद हम जल्दी में 3d के इलेक्ट्रॉन्स को ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कह दें, लेकिन ऐसा करना गलत होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो 4s 3d से पहले आ रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी 3d से थोड़ी सी कम है, लेकिन हमने यहाँ पर धोखा नहीं खाना, हमने वही रूल यहाँ भी अप्लाई करने हैं। 4s इन सब में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला सबशेल है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स ही आयरन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्योंकि 4s 3d से पहले तो फिल हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसकी एनर्जी 3d से कम है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस की बात करें तो 4s 3d के बाद आएगा, क्योंकि वो लास्ट सबशेल यानी फोर्थ शेल से बिलोंग करता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स चूज करने के बाद हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि आयनाइजेशन के प्रोसेस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों लूज होते हैं। तो ये बात तो सिंपल है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी यही कोशिश होती है कि हम सबसे आसान काम पहले कर लें। तो इसी तरह एटम्स के केस में भी जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए भी यही आसान है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे जिसे न्यूक्लियस सबसे कम फोर्स के साथ अटैक कर रहा है, यानी मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स भी सबसे कम लग रही होती है, और इसीलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही एटम का मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है जिसे न्यूक्लियस सबसे कम फोर्स के साथ अटैक कर रहा है। और फिर दूसरा ये कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही एटम का सबसे एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन है। बाहर से जो भी कोई चीज़ एटम के ऊपर एक्ट करेगी, सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इन्हीं रीजंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक आसान शिकार बन जाते हैं। और इसीलिए आयनाइजेशन के प्रोसेस में सबसे पहले उस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही रिमूव होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने किस सीक्वेंस में रिमूव करना है ये हम वीडियो के एंड पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट को समझने के बाद हमारे माइंड्स में एक और क्वेश्चन पैदा होना चाहिए, और वो ये कि इनमें से कौन से सबशेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ईजी होगा और कौन से सबशेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि कौन से सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी और कौन से सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको इन सबशेल्स की दो प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। एक तो आपको इन सबशेल्स की शेप को अंडरस्टैंड करना होगा, और दूसरा पेनिट्रेशन के कंसेप्ट को समझना होगा। तो सबसे पहले हम सबशेल्स की शेप्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम एस ऑर्बिटल्स की शेप को स्टडी करें तो हम देखेंगे कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप की एक बॉल की तरह का होता है, जिसकी वजह से इस ऑर्बिटल में रहने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को कम्प्लीटली सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन पर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांगली एक्ट करता है, और इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से उन्हें एटम से निकालना सबसे मुश्किल होता है। फिर इसके बाद अगर हम पी ऑर्बिटल्स को लें तो पी ऑर्बिटल्स इन पानी की बूंदों की तरह की शेप के दो रीजन में डिवाइड होते हैं, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करने के लिए दो रीजन मिल जाते हैं। दो डिफरेंट रीजन में फैले होने की वजह से वो न्यूक्लियस को अच्छी तरह से सराउंड नहीं कर पाते और न्यूक्लियस को बस थोड़ा सा ही कवर करते हैं। शायद आपको ऐसा लगे कि पी ऑर्बिटल्स में दो रीजन होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस को और ज़्यादा घेरना चाहिए, लेकिन इस बात को आप इस तरह से समझें कि एक ऐसा घर है जिसमें सिर्फ एक कमरा है और उसमें तीन लोग इकट्ठे रह रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा घर है जिसमें तीन लोग दो कमरों में रह रहे हैं। आप मुझे बताएं कि कौन से घर में लोग पास पास रहेंगे और कौन से घर में लोग दूर दूर रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब तीन लोग एक कमरे में एक साथ रह रहे हैं तो वो एक दूसरे के ज़्यादा पास पास होंगे, और अगर तीन लोग दो कमरों में रह रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। तो यही केस एस और पी ऑर्बिटल्स में भी है। अगर हम एस ऑर्बिटल्स को लें तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही रीजन में रह रहे हैं, और वो रीजन न्यूक्लियस को पूरी तरह से सराउंड भी कर रहा है। तो इसलिए ये तीनों यानी दो इलेक्ट्रॉन्स और एक न्यूक्लियस एक दूसरे के पास पास रहेंगे, और न्यूक्लियस भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन पी ऑर्बिटल्स में दो रीजन्स होने की वजह से जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दो रीजन्स में फैल जाते हैं, सेम उसी तरह जितना तीन लोग दो कमरों के घर में रह रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स के फैल जाने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन ये अट्रैक्शन एस ऑर्बिटल्स के मुकाबले में काफ़ी कम होती है, और इसीलिए पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में काफ़ी आसान होता है। और फिर अगर हम डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इधर वो दो इलेक्ट्रॉन्स चार डिफरेंट रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर आप इसे भी उसी एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो यहाँ पर तीन लोगों को रहने के लिए चार कमरे दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो तीन लोग एक दूसरे से और ज़्यादा दूर हो जाएंगे, और इसी वजह से डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन और कम हो जाएगी, और इसीलिए डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा। और फिर अगर हम आखिर में एफ ऑर्बिटल्स को लें तो एफ ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास मूव करने के लिए सबसे ज़्यादा रीजन्स होंगे, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से सराउंड करेंगे, और इसीलिए एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को
उनकी शेप की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे कम मिलेगी और इन्हें निकालना भी सबसे ज़्यादा आसान होगा। यानी अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग सबशेल्स को अरेंज करें तो सबसे पहले एस सबशेल आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। एस सबशेल के बाद पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, उसके बाद डी और फिर एफ सबशेल्स। फिर ऑर्बिटल्स की शेप के बाद सेकंड फैक्टर जो कि सबशेल्स की आयनाइजेशन एनर्जीज को डिटरमिन करता है वो है ऑर्बिटल पेनिट्रेशन या पेनिट्रेशन इफेक्ट। सबसे पहले तो हम इसे डिफाइन कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट सिंपली किसी भी ऑर्बिटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये ताकत देता है कि वो दूसरे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में न्यूक्लियस के ज़्यादा पास जा सकें और न्यूक्लियस की ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर सकें। अगर आपको स्टेटमेंट की वजह से हमें नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिकल शेल का थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को प्रोबेबिलिटी के सेंस में डिस्क्राइब करते हैं जिससे शेल्स एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स बन जाते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी वहाँ ये क्लाउड डेंसर होगा यानी गहरे कलर का होगा, और जहाँ ये प्रोबेबिलिटी कम होगी वहाँ ये क्लाउड लाइटर कलर का होगा। और पेनिट्रेशन इफेक्ट का कंसेप्ट भी कुछ इसी तरह का है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ और उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के साथ इंडिकेट कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि इन चारों इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस इस स्ट्रिप की लेंथ के इक्वल है। और दूसरा ये कि जहाँ इस स्ट्रिप का कलर गहरा है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो रीजन ये वाला है, पी ऑर्बिटल्स के लिए ये वाला, डी ऑर्बिटल्स के लिए ये वाला और एफ ऑर्बिटल्स के लिए ये वाला। अब अगर आप नोट करें तो एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जो डार्कर कलर है वो न्यूक्लियस के सबसे पास अपीयर हो रहा है। इसका मतलब है कि एस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पास फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अपना ज़्यादातर वक्त न्यूक्लियस के पास गुजारते हैं। फिर पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में ये डार्कर कलर एस ऑर्बिटल्स के बाद आ रहा है। इसका मतलब है कि पी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मेजॉरिटी टाइम न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर गुजरता है। डी ऑर्बिटल्स में ये डार्क कलर पी ऑर्बिटल्स के बाद आ रहा है, जिसका मतलब है कि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अपना ज़्यादातर वक्त न्यूक्लियस से काफ़ी दूर गुजार रहे हैं। और फिर लास्ट में एफ ऑर्बिटल्स में तो ये डार्कर रीजन सबसे एंड पर आ रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स अपना मेजॉरिटी टाइम न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं। अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पर मेजॉरिटी टाइम कह रहा हूँ यानी ज़्यादातर वक्त। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स हल्के कलर वाले रीजन में जाते ही नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन्स इन लाइटर कलर वाले रीजन में मूव तो करते हैं लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए, और ज़्यादातर वक्त वो डार्कर कलर के रीजन में ही रहना पसंद करते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि थोड़ी देर के लिए ही सही डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल से भी ज़्यादा न्यूक्लियस के पास आ जाएं। ऐसा होने के चांसेस तो बहुत ही कम है लेकिन ज़ीरो नहीं है, और यही पेनिट्रेशन इफेक्ट है। शायद ये कंसेप्ट अभी भी थोड़ा मुश्किल हो, तो हम एक और एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। लेट्स से कि चार दोस्त हैं और उन चारों को हम एक निक नेम दे देते हैं। इनमें से पहला दोस्त जो है उसको हम सोनू कह देते हैं, एक का नाम पाशा, एक का नाम ढोलू और एक का नाम हम रख लेते हैं फौजी। सोनू जो है वो इन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके बाद पाशा, उसके बाद ढोलू और इनमें सबसे वीक है फौजी। अच्छा, अब ये चारों दोस्त स्कूल की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने जा रहे हैं। कैंटीन पर तो पहले से ही रश लगा हुआ है, लेकिन आप मुझे बताएं कि इन चारों दोस्तों में से कौन से दोस्त के चांसेस हैं कि वो इस सारी भीड़ में से रास्ता बनाकर कैंटीन से बाकियों के लिए सामान पकड़ सकें। ऑब्वियसली सोनू के चांसेस इन चारों में सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि वो इन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से वो उस भीड़ में से रास्ता बनाकर सबके लिए समोसे पकड़ लाएगा। सोनू के बाद किसके चांसेस हैं कि वो कैंटीन से समोसे पकड़ कर ले आए? ये भी आपको पता है। आप कहेंगे कि पाशा जो है सोनू के बाद उसके चांसेस हैं कि वो कैंटीन से समोसे पकड़ कर ले आए, पाशा के बाद ढोलू और फिर सबसे एंड पर बेचारे फौजी के। और यही केस आप बस पेनिट्रेशन इफेक्ट पर अप्लाई कर दें कि एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के पास जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के, पी के बाद डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के और फिर सबसे एंड पर एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस तक का एवरेज डिस्टेंस सबसे कम है और वो न्यूक्लियस के सबसे पास है। पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से डिस्टेंस एस ऑर्बिटल्स से ज़्यादा है और डी ऑर्बिटल्स का डिस्टेंस इन दोनों से ज़्यादा है, और एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस इन सबसे ज़्यादा है और वो अपना मेजॉरिटी टाइम न्यूक्लियस से दूर ही गुजारते हैं। एस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा लगेगी और इसीलिए इन्हें रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। पी ऑर्बिटल्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी और डी ऑर्बिटल्स के लिए उससे कम, और लास्ट में एफ ऑर्बिटल्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम लगेगी क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को उनके ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से न्यूक्लियस सबसे कम फोर्स के साथ अटैक कर रहा है। और इन दोनों फैक्टर्स यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह से होगा। एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर इसके बाद पी सबशेल्स के लिए
फिर डी सबशेल के लिए और फिर सबसे लास्ट में एफ सबशेल के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ बातें याद रखनी है। इनमें से पहली बात ये कि जब हमने सबशेल्स को देखकर आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है, तो हमने ऐसा एक ही एटम के सेम शेल के सबशेल्स के दरमियान करना है, डिफरेंट शेल्स के सबशेल्स के दरमियान नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आयरन के 3s, 3p और 3d के इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तब तो हम यही रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि ये तीनों सबशेल्स एक ही शेल में हैं और इसीलिए 3d सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को उनके सबशेल्स की टाइप की वजह से निकालना आसान होगा और 3s के इलेक्ट्रॉन्स को उनके सबशेल के हायर पेनिट्रेशन इफेक्ट और हायर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से निकालना सबसे मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम 3s को 2p से कंपेयर करेंगे, तो 2p के इलेक्ट्रॉन्स तो 3s के मुकाबले में पहले ही न्यूक्लियस के सबसे पास हैं। तो यहाँ पर इन दोनों सबशेल्स की शेप मैटर नहीं करेगी, क्योंकि डिस्टेंस का इफेक्ट शेप के इफेक्ट से कहीं ज़्यादा है। 2p के इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस रेडिएशन कम होने की वजह से वो 3s के मुकाबले में न्यूक्लियस के ज़्यादा पास हैं और उन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी 3s से ज़्यादा लग रही होगी। और फिर इसी तरह दूसरी बात कि हम आयरन के 4s सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को जिंक के 4s सबशेल के इलेक्ट्रॉन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन और जिंक के एटम्स में न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है। आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन्स हैं और जिंक के न्यूक्लियस में 30 प्रोटॉन्स हैं। तो इसलिए आयरन और जिंक दोनों के 4s इलेक्ट्रॉन्स पर डिफरेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्ट कर रहा होगा और इसलिए हम दो डिफरेंट एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जीज सिर्फ उनके नेचुरल सबशेल्स की बेसिस पर डिटरमिन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो मिलकर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन एनर्जीज को डिटरमिन करते हैं। इसीलिए अगर हम एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर करेंगे, तब तो नेचर ऑफ सबशेल्स का फैक्टर डोमिनेट करेगा, जिसे हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर करना चाहते हैं, तब हमें मल्टीपल फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयन का चार्ज, और इन सभी फैक्टर्स को हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। और ये था हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी के कंसेप्ट को। एनर्जी के रिक्वायर्ड होने का मतलब तो हमने अपनी मैग्नेट्स वाले एग्जाम्पल में डिस्कस कर ही लिया था, यानी ये एनर्जी हमें खुद से एटम को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम एटम को वो एनर्जी प्रोवाइड किस तरह करेंगे। तो एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के कुछ मेथड जो हैं वो ये हैं: इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन, फोटो आयनाइजेशन, फील्ड आयनाइजेशन, थर्मल आयनाइजेशन और केमिकल आयनाइजेशन। बेसिक लेवल पर तो हम इनमें से किसी भी मेथड को डिस्कस नहीं करते, लेकिन इस वीडियो में मैं इनमें से सिर्फ एक मेथड को बस ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आयनाइजेशन का ये मेथड हमारे रियल लाइफ से काफ़ी मिलता जुलता है। और फिर आयनाइजेशन एनर्जी की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एटम और एनर्जी का बिहेवियर समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम इन सारे मेथड्स में से सबसे आसानी के साथ समझ आने वाला एक मेथड देख लेते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन। स्नोकर या कंचों के साथ तो शायद हम सब ने एक आध दफ़ा लाजमी खेला होगा, और इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन मेथड भी कुछ इसी तरह का ही है। लेट्स से कि हमारे पास एक सोडियम एटम है जिसके पास एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन भी है जो कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को इस एटम पर शूट करेगी। असल में तो वो इलेक्ट्रॉन गन ऐसी नहीं होती, बल्कि इससे टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन क्योंकि हमने अभी इतनी डिटेल में नहीं जाना, तो मैं वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन गन नहीं बना रहा। तो जिस तरह स्नोकर में एक बॉल दूसरी बॉल को हिट करके उसे डिस्प्लेस कर देती है, सेम इसी तरह इस केस में भी यही होगा। इस इलेक्ट्रॉन गन से निकला हुआ एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इतनी ज़ोर से टकराएगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के होल्ड से आज़ाद हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से उसका आउटर मोस्ट शेल भी खत्म हो जाएगा और वो सोडियम एटम एक केटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने उसे समझना है। सोडियम एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट है 496 किलो जूल्स पर मोल। किलो जूल्स पर मोल बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी का एक यूनिट है, और इसे हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसकी वेलोसिटी की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी 550 किलो जूल पर मोल। और जब वो इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो एक स्नोकर बॉल की तरह अपनी काइनेटिक एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि सोडियम के आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 496 किलो जूल्स पर मोल है, तो इसीलिए उस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए काफ़ी होगी, और इस कोलिजन की वजह से सोडियम एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होल्ड से आज़ाद हो जाएगा और सोडियम एटम आयनाइज हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गन के इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल से कम हो, लेट्स से 490 किलो जूल पर मोल, तो इस केस में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए काफ़ी नहीं होगी, और सोडियम एटम आयनाइज नहीं होगा। यानी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की एक खास अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर हम उस एटम को उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी से थोड़ी सी भी कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो एटम आयनाइज नहीं होगा। हमें या तो उस एटम को उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, और या फिर उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं। इस केस में तो हम एटम को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके आयनाइज कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा हम थर्मल एनर्जी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से और या इलेक्ट्रिक फील्ड से भी एटम्स को आयनाइज कर सकते हैं।
लेकिन इन सभी मेथड्स को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, इन्हें आप एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये तो थी आयनाइजेशन के प्रोसेस की एक बेसिक सी एक्सप्लेनेशन कि हम किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करके एटम को आयनाइज करते हैं। अब हम आयनाइजेशन एनर्जी के जो यूनिट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में तो आयनाइजेशन एनर्जी के मोस्ट कॉमन यूनिट्स जो हैं वो किलो जूल्स पर मोल या किलो कैलोरीज पर मोल है, और फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूज़ करते हैं। किलो जूल्स पर मोल या किलो कैलोरीज पर मोल का मतलब है कि किसी भी केमिकल स्पीशी के एक मोल को आयनाइज करने के लिए हमें कितने किलो जूल या कितने किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड है, और फिर हम इन सभी यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम ये फैक्टर्स यूज़ करते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है वो 96.48 किलो जूल पर मोल के इक्वल है या 23.06 किलो कैलोरीज पर मोल के इक्वल है। फिर इसके बाद अगर हम इस आयनाइजेशन के प्रोसेस को एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हम ऐसे कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे पास वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल होगा जिसे हमने आयनाइज करना है, और इक्वेशन के राइट साइड पर आयनाइज्ड केमिकल स्पीशी होगी, और साथ में जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे वो मेंशन होंगे। और फिर उसी इक्वेशन के साथ इस सारे प्रोसेस में जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है यानी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो हमने मेंशन कर देनी है। फिर इसके बाद जैसा कि आप देख ही रही हैं कि मैंने आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन लगाया है, और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ये साइन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम बाहर से एटम के अंदर एनर्जी ऐड कर रहे हैं जिससे उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इस एनर्जी के इंक्रीज को इंडिकेट करने के लिए हम आयनाइजेशन एनर्जी के साथ पॉजिटिव साइन लगाते हैं। एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब हम सिस्टम को एनर्जी देने की बजाय उससे एनर्जी बाहर निकाल लें, जिस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में होता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर क्योंकि आयनाइजेशन के प्रोसेस में हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए आयनाइजेशन प्रोसेस जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है। चलें, यहाँ तक तो हमें रिक्वायर्ड एनर्जी के कंसेप्ट का पता चल गया। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि है आइसोलेटेड और गैसियस एटम की टर्म। गैसियस एटम का मतलब तो सिंपल है कि हमारा जो एटम है वो गैसियस फेस में हो, लेकिन आइसोलेटेड एटम होने का क्या मतलब है? एटम के आइसोलेटेड होने का मतलब है कि वो एटम किसी दूसरी केमिकल स्पीशी के साथ कोई इंटरेक्शन ना कर रहा हो, यानी ना कोई न्यू बॉन्ड बना रहा हो, ना कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कर रहा हो, और ना ही किसी भी किस्म का रिएक्शन हो रहा हो। और दूसरा ये कि अभी के लिए वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ इंटरेक्ट भी ना कर रहा हो। उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी के साथ इंटरेक्शन तब शुरू होगा जब हम उसे आयनाइज करने के लिए खुद से कोई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी स्टडी करने के लिए उसके एक अकेले एटम को ही क्यों लेते हैं? तो इसे समझने के लिए हम टोटली ऑपोजिट चलते हैं और सॉलिड सोडियम एटम्स का एक ग्रुप ले लेते हैं और उन्हें एक क्लोज सिस्टम में रख देते हैं। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपनी सराउंडिंग से मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता, सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करता है। यानी सिंपल वर्ड्स में एक ऐसा बॉक्स जिसमें से ये एटम्स ना तो बाहर जा सकें और ना ही बाहर से कोई और एटम्स अंदर आ सकें, सिर्फ एनर्जी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा सके। तो जब हम इस क्लोज सिस्टम में इन सोडियम एटम्स को रखेंगे और उन्हें हम थर्मल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमने इन एटम्स को अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी तो प्रोवाइड करती है, जिसको इन एटम्स ने एब्जॉर्ब भी कर लिया है, लेकिन अभी भी कोई एक भी एटम आयनाइज नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? तो इसकी रीज़न है सोडियम एटम्स का फेज या उसकी स्टेट। ये तो आपको पता ही है कि मैटर जो है वो मल्टीपल फेजेस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और फिर प्लाज्मा। मैं इन सभी फेजेस की इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अगर मैटर के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो तो वो मैटर सॉलिड फॉर्म में होगा, अगर ये अट्रैक्शन नॉर्मल सी हो तो वो मैटर लिक्विड फॉर्म में होगा, और अगर ये अट्रैक्शन बहुत कम हो जाए तो ऐसा मैटर गैसेस फॉर्म में होगा। ये अट्रैक्शन केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में हो सकती है और या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की फॉर्म में हो सकती है। और अगर हम मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, जिससे हम उस मैटर के पार्टिकल्स की अट्रैक्शन को कम कर सकेंगे, और यही इस केस में हो रहा है। सॉलिड सोडियम एटम्स उस एनर्जी को आयनाइज होने की बजाय अपना फेज चेंज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब वो इनफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर जब और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम इन गैसेस एटम्स में से एक एटम को अलहदा कर लें, यानी आइसोलेट कर लें, तो वो एक सिंगल एटम जो होगा वो हमारा आइसोलेटेड गैसेस एटम हो जाएगा। और अब अगर हम इस आइसोलेटेड गैसेस एटम को उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारी दी गई इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके आयनाइज हो जाएगा और एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस एक आइसोलेटेड गैसेस एटम को आयनाइज करने के लिए हमारी जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी उसे ही हम उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कह देंगे। और यही उन रीज़न में से एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हम किसी भी सब्सटेंस की एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम उसके एक आइसोलेटेड गैसेस एटम, आयन या मॉलिक्यूल को लेते हैं, ताकि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में उस सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में लगने वाली एनर्जी ऐड ना हो जाए। लेकिन अभी शायद आप एक और बात सोच रहे हो कि हम तो एटम को देख भी नहीं सकते, तो हम किसी भी सब्सटेंस के एक सिंगल पार्टिकल को आइसोलेट किस तरह करेंगे? तो बात यह है कि हम ऐसा सिर्फ थ्योरेटिकली अज्यूम करते हैं।
जब हम किसी भी सब्सटेंस को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर हम उस गैस को एक्सट्रीमली लो प्रेशर में रखें तो ये डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्रैक्टिकली हमें आइसोलेटेड गैसेस एटम्स मिल जाते हैं जिन्हें आयनाइज करके हम उस सब्सटेंस की आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात जो क्लियर करनी चाहिए वो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सॉलिड या लिक्विड स्टेट में सैंपल्स को आयनाइज नहीं कर सकते। हम एडवांस टेक्निक्स के साथ ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा करने से जो वैल्यू मिलेगी वो उस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। तो इसीलिए एक सब्सटेंस की एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी मेजर करने के लिए हम उसके एक आइसोलेटेड गैसेस एटम, आयन या मॉलिक्यूल को लेते हैं। आइसोलेटेड एंड गैसेस एटम को डिस्कस करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं और एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन एनर्जीज को समझते हैं। एटम्स के आयनाइजेशन प्रोसेस को तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस कर ही लिया है। जब एक न्यूट्रल एटम आयनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक केटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि एक एटम एक दफ़ा आयनाइज होने के बाद दोबारा आयनाइज ही ना हो, बल्कि ऐसे बहुत से एटम्स हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए मल्टीपल टाइम्स आयनाइज हों और अपने सभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दें। और यहीं पर कंसेप्ट आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एल्यूमिनियम एटम को लेते हैं। एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसके थर्ड शेल में है। पहला इलेक्ट्रॉन 3b सब शेल में है और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स 3s सब शेल में है। अगर हम इस न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम को इसकी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये एटम आयनाइज हो जाएगा और 3p का एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक मोनोपॉजिटिव केटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मोनोपॉजिटिव केटाइन का मतलब है पॉजिटिव 1 चार्ज वाला केटाइन। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस एल्यूमिनियम केटाइन को एक दफ़ा और आयनाइज कर सकते हैं या नहीं। तो सिंपल सी बात है कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस एल्यूमिनियम केटाइन के पास अभी भी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट ये है कि क्या एल्यूमिनियम केटाइन को आयनाइज करने में उतनी एनर्जी लगेगी जितनी एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम को आयनाइज करने में लगी थी। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम अपने इस एल्यूमिनियम केटाइन को न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम से कंपेयर करके देखते हैं। लेकिन हमने कंपैरिजन किस चीज़ का करना है? वैसे तो एक न्यूट्रल एटम और एक केटाइन में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इन दोनों के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और नेचर ऑफ सबशेल्स को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रल एटम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में है, लेकिन मोनोपॉजिटिव केटाइन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स s सबशेल में हैं। और फिर क्योंकि आयनाइजेशन के बाद न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो केटाइन बना है उसमें शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ होगा, क्योंकि रिपल्शन में हिस्सा लेने वाला एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। शील्डिंग इफेक्ट के कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए पहले हम स्लेटर्स रूल से इन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूट्रल एटम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है 3.50 और एल्यूमिनियम के मोनोपॉजिटिव केटाइन के लिए ये वैल्यू होगी 3.85। न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में था, लेकिन मोनोपॉजिटिव केटाइन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स s सबशेल में है। क्योंकि s सबशेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। और फिर दूसरा ये कि जो एल्यूमिनियम केटाइन है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूट्रल एटम के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इसकी वजह से एल्यूमिनियम केटाइन में जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस और ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ और ताकत के साथ अपनी तरफ खींच रहा होगा, और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन के शेल्स भी न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, जिससे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस कम हो जाएगा। और इन दोनों रीजंस की वजह से एल्यूमिनियम केटाइन में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम से मुश्किल होगा, और इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम की आयनाइजेशन एनर्जी थी 578 किलो जूल पर मोल, लेकिन इस पॉजिटिव 1 चार्ज वाले एल्यूमिनियम केटाइन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी 1820 किलो जूल्स पर मोल, जो कि न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से भी 3 गुना ज़्यादा है। यानी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने और 0.35 अमाउंट के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। और यही कंसेप्ट है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का। यानी एक न्यूट्रल एटम में से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, क्योंकि वो एटम पहली बार आयनाइज हो रहा है। एक मोनोपॉजिटिव केटाइन को डाई पॉजिटिव केटाइन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसे हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, क्योंकि हम उस एटम को दूसरी बार आयनाइज कर रहे हैं। और इसी तरह डाई पॉजिटिव केटाइन को ट्राई पॉजिटिव केटाइन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उसे हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और इसी तरह सो ऑन। एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 578 किलो जूल पर मोल, सेकंड 1820 किलो जूल पर मोल के इक्वल है, जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी 2750 किलो जूल पर मोल है, जो कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा है। और ये ट्रेंड हर एटम फॉलो करेगा। अगर हम कोई भी एटम लें तो उसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से ज़्यादा होगी, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से बड़ी होगी।
अच्छा, यहाँ पर एक और बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक एटम में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही उसकी पॉसिबल आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी। लेकिन जब उसके सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, जिस तरह ट्राई पॉजिटिव एल्यूमिनियम के टाइन के केस में है, तो उसका आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाएगा और फिर जो उसका नेक्स्ट शेल होगा वो उसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का मतलब ही यही है कि सबसे बाहर वाला शेल। और फिर जब हम इस न्यू आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू करेंगे, तो अब जो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू पहले तीनों आयनाइजेशन एनर्जी से एक्सट्रीमली लार्ज होगी। यानी एल्यूमिनियम के टाइन के न्यू आउटर मोस्ट शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होगी 11,600 किलो जूल पर मोल, जो कि पहले तीनों आयनाइजेशन एनर्जीज के मुकाबले में बहुत बहुत बड़ी है। और अगर हम फिर से इस टेट्रा पॉजिटिव एल्यूमिनियम के टाइन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें, तो उसके लिए फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी 14,800 किलो जूल पर मोल। और अगर फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें तो जो सिक्स आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू होगी 18,400 किलो जूल पर मोल। यानी हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते रहेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू भी बढ़ती रहेंगी। कोर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल क्यों है, इसे हम इसी वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं, जब हम आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात होगी एटम्स और आयंस की आयनाइजेशन की। लेकिन जिस तरह एटम्स और आयंस आयनाइज होते हैं, सेम इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी आयनाइज होते हैं। लेकिन अभी के लिए हम मॉलिक्यूलर आयनाइजेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयनाइजेशन को हम हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं जब हम कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेक्निक जिसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ एटम्स और आयंस की आयनाइजेशन एनर्जीज पर फोकस करेंगे, और इसके साथ ही हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आयनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो किसी भी एलिमेंट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं, और वो ये फैक्टर्स हैं। हम आयनाइजेशन एनर्जी के जनरल ट्रेंड को या तो एटॉमिक साइज के थ्रू समझ सकते हैं और या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, और एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर एटम का एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। आप इन दोनों में से किसी भी एक फैक्टर के साथ आयनाइजेशन एनर्जी को समझ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ रिलेट करके समझेंगे, क्योंकि एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमारे लिए समझना भी आसान रहेगा। और फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही असल में एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है जो कि एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी जैसी दूसरी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ रिलेट करके समझेंगे, और फिर पीरियोडिक टेबल के मेन ग्रुप एलिमेंट्स में जो आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड है उसे समझेंगे। और इस सब के बाद हम एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन को स्टडी करेंगे, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से पीरियोडिक टेबल में जो आयनाइजेशन एनर्जी का एक जनरल ट्रेंड है उसमें कुछ जगह पर एक्सेप्शंस या एनोमलीज आती हैं। तो उन एक्सेप्शंस को समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आयनाइजेशन एनर्जी के रिलेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी में जो रिलेशन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम एटम को लें तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू है 2.20, और सोडियम एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। और फिर अगर हम सोडियम के पीरियड में ही सेकंड लास्ट एलिमेंट क्लोरीन को लें तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी 6.10, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी 1251 किलो जूल्स पर मोल। क्योंकि सोडियम के कंपैरिजन में क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी डायरेक्टली इंक्रीज हो जाती है। और इसकी रीज़न भी सिंपल है। अगर किसी एटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग है तो सिंपल सी बात है कि हमें उस एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इसीलिए क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा है, क्योंकि क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सोडियम के मुकाबले में ज़्यादा है। तो अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को लें तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी स्टडी करने के लिए हमें उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल्स सेम नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, और वो ये कि बजाय इसके कि हम एलिमेंट्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डायरेक्टली कंपेयर करें, हम एलिमेंट्स के परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कंपेयर करते हैं। परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि उसके एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज का कितने परसेंट हिस्सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की फॉर्म में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच रहा है। एक्चुअल चार्ज उस एटम के प्रोटॉन्स के इक्वल है जिसे उस एटम का एटॉमिक नंबर इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम इन सभी एलिमेंट्स के साथ इनका परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखें तो वो कुछ ऐसे होगा। परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है।
और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। तो अब अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है और एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। ऐसा इसलिए है कि डाउन द ग्रुप परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का होल्ड भी डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो रहा है और इन्हीं रीजंस की वजह से डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। फिर इसके बाद अगर हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स के एक पीरियड को लें और उनके परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी साथ लिख दें तो हमें नजर आएगा कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और फिर अगर हम हर एलिमेंट के साथ उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को भी मेंशन कर दें तो हमें उनकी वैल्यूज में भी एक जनरल ट्रेंड नजर आएगा कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट्स के इस पीरियड में दो जगह पर कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, लेकिन उन्हें हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी के जनरल ट्रेंड की बात करेंगे जो कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज इसलिए हो रही है कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिससे न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है, जिससे पीरियड में लेफ्ट टू राइट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। पीरियोडिक टेबल के जनरल ट्रेंड के बाद अब हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स के पीरियोडिक ट्रेंड में जो एक्सेप्शंस आती हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। और इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और केमिकल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी एटम या केमिकल स्पीशी किसी भी केमिकल चेंज को कितना रेजिस्ट करती है। मतलब अगर एक केमिकल स्पीशी केमिकली स्टेबल है तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होना बहुत मुश्किल है। और ऐसी केमिकल स्पीशीज़ की एक एग्जांपल है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की हाईएस्ट केमिकल स्टेबिलिटी की वजह तो हमें पता है, जो कि है उनकी कंप्लीट और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि एक तो उनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर इन गैसेस में सभी सब शेल्स कंप्लीटली फील्ड होते हैं। और इन्हीं दो रीजंस की वजह से इन्हें एक अच्छी केमिकल स्टेबिलिटी मिलती है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बाकी सभी एलिमेंट से ज़्यादा होती है। लेकिन केमिकल स्टेबिलिटी का एक और केस है, यानी फुल फिल्ड सबशेल्स तो एक एलिमेंट को केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन अगर एक एलिमेंट का वैलेंस सबशेल हाफ फिल्ड हो तो भी वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटिवली स्टेबल होगा और उस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल एस सबशेल्स के लिए तो सिर्फ दो ही स्टेट्स हैं, हाफ फील्ड स्टेट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और कंप्लीटली फील्ड स्टेट जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एस सबशेल्स के लिए तो दोनों स्टेट्स ही स्टेबल है। फिर पी सबशेल्स की कंप्लीटली फील्ड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हाफ फील्ड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह डी सबशेल्स की कंप्लीटली फील्ड स्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाफ फील्ड स्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और सबसे लास्ट में एफ सबशेल्स की कंप्लीटली फील्ड स्टेट में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हाफ फील्ड स्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी एस, पी, डी और एफ सबशेल्स की जितनी भी पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होंगी उन सभी में सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ही ऐसी हैं जो उस एलिमेंट को केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना कि हाफ फील्ड सबशेल वाले एलिमेंट्स भी उतने स्टेबल होंगे जितने फुल फील्ड सबशेल्स वाले एलिमेंट्स हैं। हाईएस्ट केमिकल स्टेबिलिटी सिर्फ फुल फील्ड सबशेल्स के पास ही होगी। लेकिन एक सबशेल की हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उस सबशेल की जो दूसरी पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा केमिकली स्टेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पी सबशेल की सभी पॉसिबल स्टेट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन से लेकर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स तक। 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फुल फील्ड स्टेट तो सबसे ज़्यादा केमिकली स्टेबल होगी, तो अभी के लिए उसे निकाल देते हैं और दूसरी पार्शियली फील्ड स्टेट्स में कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम दूसरी पार्शियली फील्ड स्टेट्स का आपस में कंपैरिजन करें तो उनमें जो हाफ फील्ड स्टेट है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरी पार्शियली फील्ड स्टेट्स के मुकाबले में ज़्यादा केमिकली स्टेबल होगी। और इस केमिकल स्टेबिलिटी की वजह से हाफ फील्ड सबशेल वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होता है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जहाँ भी किसी एटम में या आयन में सबशेल्स की हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने राइट लेफ्ट दोनों एलिमेंट से ज़्यादा होती है। इस एक्सेप्शन को समझने के लिए हम बेरिलियम और बोरोन और फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस और आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बेरिलियम और बोरोन को देखते हैं। अगर हम बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसमें एस सबशेल कंप्लीटली फील्ड है और बोरोन के पी सबशेल में अभी सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ही एंटर हुआ है। और अब अगर हम अपने पिछले सभी कंसेप्ट को यूज़ करें तो हमारे लिए इन दोनों एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना आसान हो जाएगा। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जनरल ट्रेंड तो यही है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन बेरिलियम इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अपने राइट साइड वाले एलिमेंट बोरोन से ज़्यादा है और इसकी दो रीजंस हैं। एक तो ये कि बेरिलियम के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में है और बोरोन के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में है। तो जिस तरह हमने वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया था कि एस सबशेल्स की शेप और हायर पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से एस सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पी सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में मुश्किल होता है और ऐसे एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल्स में होते हैं।
तो इसीलिए एक रीज़न तो ये हो गया, लेकिन दूसरी रीज़न ये भी है कि बेरिलियम के केस में आउटर मोस्ट सबशेल कम्प्लीटली फील्ड है, लेकिन बोरोन के केस में पार्शियल फील्ड है। और इन दोनों रीजंस की वजह से पीरियोडिक टेबल के जनरल ट्रेंड में ये पहली एक्सेप्शन आती है। फिर सेकंड एक्सेप्शन आती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2p3 और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2p4। और अगर हम इन दोनों की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है। बेरिलियम और बोरोन की तरह इस केस में सबशेल्स तो डिफरेंट नहीं है, तो उस रीज़न को हम निकाल देते हैं कि डिफरेंट सबशेल्स की वजह से ये एक्सेप्शन पैदा हो रही है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सबशेल को देखें तो हमें वो हाफ फील्ड नजर आएगा और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सबशेल हाफ फील्ड नहीं है। और यही रीज़न है कि नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले कि हम नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करें, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आयनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ रिलेट करते हैं। तो बेरिलियम और बोरोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फुल फील्ड सबशेल्स की वजह से बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इन दोनों को आयनाइज करके इन दोनों के मोनोपॉजिटिव आयंस की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो क्या इस बार भी बेरिलियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें फिर से इन दोनों आयंस के आउटर मोस्ट सबशेल्स को कंपेयर करना पड़ेगा। बेरिलियम पॉजिटिव 1 में आउटर मोस्ट सबशेल एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हाफ फील्ड स्टेट अटेन कर लेता है और बोरोन पॉजिटिव 1 में 2p सबशेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद 2s जो है वो आउटर मोस्ट सबशेल बन जाता है। बेरिलियम पॉजिटिव 1 का आउटर मोस्ट सबशेल हाफ फील्ड है और बोरोन पॉजिटिव 1 का आउटर मोस्ट सबशेल फुल फील्ड है। आप मुझे बताएं कि कौन से केस में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर तो आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबशेल्स की केमिकल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप कहेंगे कि क्योंकि बोरोन पॉजिटिव 1 का सबशेल फुल फील्ड है तो इसीलिए इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम पॉजिटिव 1 की एनर्जी से ज़्यादा होगी, क्योंकि बेरिलियम पॉजिटिव 1 का सबशेल हाफ फील्ड है और बोरोन पॉजिटिव 1 का सबशेल फुल फील्ड है और फुल फील्ड सबशेल हाफ फील्ड सबशेल से ज़्यादा केमिकली स्टेबल होता है। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो उधर भी हमें इसी तरह का एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन पॉजिटिव 1 का सबशेल ना तो फुल फील्ड है और ना ही हाफ फील्ड, लेकिन ऑक्सीजन पॉजिटिव 1 का आउटर मोस्ट सबशेल हाफ फील्ड है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पॉजिटिव 1 की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रिलेशन की। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जब एक एटम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसका क्या सीक्वेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से है। पहले तो हमने ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स को हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल से ही रिमूव करना है। फिर उस हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से रिमूव करना है कि सबसे पहले एफ सबशेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद डी सबशेल से, उसके बाद पी और फिर सबसे एंड पर एस सबशेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। और जब हमने सबशेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो हमने ये देखना है कि सबसे पहले हम डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालें और फिर जब एक सबशेल के सभी डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं उसके बाद हम उस सबशेल के अप स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट सबशेल पर मूव करने से पहले हमने ये देखना है कि पहले वाले सबशेल के सभी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हों और फिर जब एक शेल खत्म हो जाए यानी उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो उससे पिछले वाला शेल आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा और फिर हम इस सारे प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। इन रूल्स को सही से समझने के लिए हम एक एलिमेंट की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास नियॉन गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें से हमने एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। पहला रूल तो यही कहता है कि हम सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल चूज करें जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है और वो शेल होगा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला शेल। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने एफ, डी, पी और एस के सीक्वेंस में सबशेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। इस एग्जांपल में एफ और डी सबशेल तो नहीं है तो इसीलिए हम पी सबशेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना स्टार्ट करते हैं। फिर अगला रूल ये कहता है कि आपने पहले डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, तो हम एक एक करके पहले डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं और फिर नेक्स्ट सबशेल पर जाने से पहले हम एक सबशेल को कम्प्लीटली खाली करेंगे और सभी अपस्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सबशेल पर जाएंगे। और यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं। पहले हम डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे और उसके बाद अपस्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को। अब क्योंकि सेकंड शेल कम्प्लीटली एम्प्टी हो गया है तो अब 1s जो है वो आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा और उसमें से भी हम उसी सीक्वेंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। लेकिन जब आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आयनाइज करना है तो आपने पहले उसके सबशेल्स को रीअरेंज करना है कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला शेल सबसे लास्ट में आ जाए ताकि हम सबसे पहले हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकें। एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3d 4s के बाद ही आता है, लेकिन हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हम 4s और 3d की प्लेसेस को रीअरेंज करेंगे
ताकि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला शेल पहले आ जाए। और फिर हम 4s से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू करेंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट शेल के डी सब शेल पर मूव कर जाएंगे और उसमें से भी हमने पहले डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये तो था आयनाइजेशन के प्रोसेस में एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का सीक्वेंस। और अब हम आखिर में ये देख लेते हैं कि एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज और मेटालिक करैक्टर का आपस में क्या रिलेशन है। मेटालिक करैक्टर बेसिकली किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि वो कितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और एक कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जिन एलिमेंट्स का मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होता है वो एलिमेंट्स आसानी के साथ आयनाइज होकर कैटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिन एलिमेंट्स का मेटालिक करैक्टर कम होगा वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेंगे। मेटालिक करैक्टर का और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जिससे उसका मेटालिक करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका उल्टा हो जाएगा। एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: लो आयनाइजेशन एनर्जीज, मॉडरेट आयनाइजेशन एनर्जीज और हाई आयनाइजेशन एनर्जीज। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज 600 किलो जूल पर मोल से कम है वो लो आयनाइजेशन एनर्जी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जिन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जीज 600 से 1000 की रेंज में हैं वो एलिमेंट्स मॉडरेट रेंज में फॉल करते हैं, और जिनकी एनर्जीज 1000 से भी ज़्यादा हैं तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज की कैटेगरी हाई होगी। लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट्स का मेटालिक करैक्टर हाई होगा और वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे, जिस तरह अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में है। मॉडरेट एनर्जी वाले एलिमेंट्स की मेजॉरिटी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं जिनका मेटालिक करैक्टर भी मॉडरेट होता है। ये एलिमेंट्स आयनाइज तो होती हैं लेकिन थोड़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ। और सबसे आखिर में वो नॉन मेटल्स हैं जिनका मेटालिक करैक्टर सबसे कम होता है, और इसीलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाई मेटालिक करैक्टर वाले एलिमेंट्स आसानी के साथ स्टेबल केटाइंस बना लेते हैं। मॉडरेट मेटालिक करैक्टर वाले एलिमेंट्स थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लेकर केटाइन में कन्वर्ट होते हैं, और लीस्ट मेटालिक करैक्टर वाले एलिमेंट्स मतलब नॉन मेटल्स के लिए स्टेबल केटाइंस बनाना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए वो एनाइन बनना ही पसंद करती हैं। फिर इसके अलावा लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड्स और मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड्स दूसरे नॉन मेटल्स के साथ और मेटालिक बॉन्ड्स दूसरे मेटल्स के साथ। मॉडरेट एनर्जी वाले एलिमेंट्स तीनों तरह के बॉन्ड्स बना सकते हैं, और हाई एनर्जी वाले एलिमेंट्स एनाइंस की फॉर्म में या तो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे और या फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। और फाइनली यहाँ पर हमारा ये एक लेंथी टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश तो की है कि मैं चीज़ों को जितना हो सके सिंपल रखूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए या कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।